नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति। हमारे इस ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गे हेंड्रिक्स की किताब द बिग लीप के बारे में। द बिग लीप सपनों और डर के बारे में एक किताब है और कैसे डर और खुद पर थोपी गई लिमिट्स को पार करके उन सभी सपनों को सच किया जा सकता है। हम उन लोगों को इसे पढ़ने की सलाह देते हैं जो अपने जीवन की दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या जो इस बात से सैटिस्फाइड नहीं है कि अब तक लाइफ कैसे बीती है और वो अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं। इस ऑडियो बुक को क्यों सुने? गे हेंड्रिक्स की द बिग लीप एक ऐसी किताब है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं वह बच्चा था जिसने बहुत बड़े सपने देखे थे, लेकिन जब एडल्टहुड आई तो मुझे दुनिया की वास्तविकताओं से रूबरू कराया गया। द बिग लीप के पास समय के साथ हम पर थोपे गए आत्मसीमित विश्वासों से लड़ने के व्यावहारिक तरीके हैं। मैंने अपनी कुछ सीमाओं से लड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से इन तरीकों का इस्तेमाल किया है। परिणाम वह ऑडियो बुक है जिसे आप सुन रहे हैं। इस ऑडियो बुक में यह व्यक्तिगत स्पर्श कहीं और नहीं पाया जा सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपकी बड़ी छलांग की तैयारी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंजीनियर्स ने यह पता लगाया कि बिजली के बिना भाप इंजन का यूज कैसे किया जाता है और इस तरह स्टीम इंजन का जन्म हुआ। पहले केवल माल को ले जाने के लिए स्टीम इंजन का यूज किया जाता था, लेकिन बाद में इसका यूज ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाने लगा। दोस्तों, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ क्योंकि किसी इंसान को ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल है और उसके लिए वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहा। पहले हमें समझना होगा कि कंफर्ट जोन कोई जोन या जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फिजिकल और मेंटल स्टेट है जिसमें इंसान कंफर्टेबल हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट आलसी ही जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान कोई जॉब कर रहा है और वो उस जॉब में खुश नहीं है और वो अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहता है, तो वो उस जॉब को छोड़ देगा। लेकिन अगर वो इस जॉब को करते हुए वो इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि अब वो इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता, इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन उन अचीवर्स के लिए नहीं है जो अपने सपनों का लाइफ बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सपनों की लाइफ को चाहते हो या एक अमीर आदमी बनना चाहते हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और काम करना पड़ेगा, वरना आपका सपना एक सपना ही बन के रह जाएगा। बड़े सवालों से बड़ा इनाम मिल सकता है। यहाँ पर इनाम का मतलब नॉलेज है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछेंगे आपको उतना ही अच्छा उसका जवाब मिलेगा, या आप जितना वैल्यूएबल सवाल पूछेंगे उतना ही वैल्यूएबल आपको उसका जवाब मिलेगा। जब हम सक्सेस के अगले लेवल को पाते हैं तो अपर लिमिट की प्रॉब्लम हमें यह सोचने के लिए इंस्पायर करती है कि हम इसके लायक नहीं हैं और हम वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हम पहले थे। जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं तो नेचर हमें हमेशा एक स्टेप आगे कर देता है। इंसान का मन हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, इसलिए जब कभी उसका लेवल बढ़ता है तो उसको और पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आराम की आपकी लत चाहती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बने रहें। अगर आप जरूरत से ज्यादा आराम करने लगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको एक बार आराम की लत लग गई तो आप हर काम में आराम ढूंढेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। चैप्टर 2, छलांग लगाना। मैरियन विलियमसन का एक पुराना और काफी फेमस एग्जाम्पल है कि हमारा सबसे बुरा डर फेलियर का नहीं है, बल्कि यह इसका है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, या अगर सिंपल भाषा में कहें तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप जानते हैं और ये मानते हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटी को हमेशा बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास उस काम न करने का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि डर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अपने आप से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। हेंड्रिक्स जर्मन साइकोलॉजिस्ट फ्रिट्ज पर्ल्स का एग्जाम्पल देते हैं और इसमें सांस लेने का सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा था कि डर सांस के बिना कुछ भी नहीं है। आमतौर पर जब हम डरते हैं तो हमारी सांसें छोटी हो जाती है। इसका सामना करने के लिए आप धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हुए कंट्रोल वापस ले सकते हैं, और अगर आप इसे हमेशा करेंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
जो हम सभी को समझने और याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। हम लाइफ के एक एरिया में बड़ी छलांग के साथ हमें लाइफ के दूसरे एरिया में बड़े झटके मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज पर फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने दूसरे कामों को कम समय दें, जिससे कि वो काम खराब भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सारे काम छोड़कर एक ही चीज पर ध्यान दें। हमें ध्यान रखना होगा कि हम एक समय पर एक ही काम करें। हर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के पीछे एक मुश्किल 10 मिनट की बातचीत है जो आप नहीं करना चाहते हैं। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं या कुछ भी नया करते हैं तो आप खुद के ही टीचर बन जाते हैं और चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करने लग जाते हैं। और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। ये दिक्कतें इसलिए आती है क्योंकि हम किसी से इसके बारे में सलाह नहीं लेते। अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कत न आए तो पहले किसी से सलाह ले और फिर शुरू करें। जब आपके रिलेशंस में बड़ी चीजें सामने आती हैं, तो अपने पार्टनर से पूछें कि क्या वे सीखने की जर्नी में एक इक्वल पार्टनर के रूप में आपके साथ जुड़ने को तैयार है। दोस्तों, यहाँ पर हेंड्रिक्स ये लाइंस उन लोगों के लिए लिखते हैं जो शादीशुदा है या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है। वो कहते हैं कि जब आप अपने पार्टनर को अपने गोल्स या अपने सपने के बारे में बताते हैं तो वो आपको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो इसका मतलब वो आपकी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। जब वो आपको रिस्पॉन्स दे तो उनसे पूछे कि इस सीखने के सफर में क्या वो आपका साथ देंगे। हेंड्रिक्स यहाँ पर हमें बस ये समझा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ जिसके भी साथ है वो आपका साथ देने के काबिल है या नहीं। अगर वो सच में आपका साथ देना चाहते हैं तो वो कभी भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे और आपके साथ हमेशा सीखते रहेंगे। चैप्टर 3, स्पेसिफिक होना। हेंड्रिक्स कहते हैं कि काम असली में काम जैसा नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम ना करें। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मन का काम करते हैं तो आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होती। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में ऐसे सिर्फ 5% लोग हैं जो अपने आप काम को दिल से करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को 25 से 28 की उम्र के बाद पता चलता है कि उनका पैशन क्या है, क्योंकि 25 की उम्र से पहले वह लोग तो वही कर रहे थे जो उनके माँ बाप, उनके टीचर्स उनको समझाते आए थे। उन्होंने कॉलेज में वही पढ़ाई की जो उनके दोस्तों ने की। उन्होंने वही जॉब की जो उनके दोस्तों ने की। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा और जब वह अपने बारे में सोचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इसी को कहते हैं भेड़ चाल में चलना। आपको अपने एरिया में काम करने की जरूरत है, जिसे हेंड्रिक्स आपका जोन ऑफ जीनियस कहते हैं। जोन ऑफ जीनियस कोई जगह नहीं है, ये मेंटल स्टेट है जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और इंसान सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव तभी होता है जब वो अपने मन का काम कर रहा हो। इसलिए हेंड्रिक्स कहते हैं कि आपको वही करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे। जबरदस्ती किया हुआ काम हमेशा खराब होता है। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। चिंता करना इस बात का साइन है कि हम किसी इम्पोर्टेंट चीज पर काम नहीं कर रहे हैं। हमें किसी भी काम की चिंता तभी होती है जब हम उस काम को लास्ट मिनट तक टालते हैं, और जब डेडलाइन और पास आ जाती है तो चिंता करते हैं और फिर कोई बहाना मार के उस काम को छोड़ देते हैं। हमें यहाँ ये समझना होगा कि बहाना बनाने से या काम को टालने से वो काम किसी और को नहीं करना पड़ेगा, वो अभी भी हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें उस काम की चिंता होगी और फिर ना चाहते हुए भी हमें अब काम तो करना ही पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सलूशन है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना और अपने अंदर के आलस को कम करना। चिंता करना तभी यूजफुल होता है जब किसी सब्जेक्ट के बारे में हम वास्तव में कुछ कर सकते हैं। फालतू में चिंता करना पागलपन है, जैसे कि आप चाहे कि रात कभी न हो या गर्मियाँ कभी भी न आए और फिर इस सब्जेक्ट पर चिंता करें, तो वो बिल्कुल सेंसलेस होगा, क्योंकि ये तो नेचर है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। इस पे चिंता करना बेकार है। अपने काम के लिए चिंता करना, अपने कार्य को लेकर चिंता करना वो जरूरी है, क्योंकि वही आपको एक सफल इंसान बनाएंगी। लेकिन यहाँ पर हेंड्रिक्स एक बार पर बहुत जोर देके बताते हैं
कि सिर्फ चिंता से कुछ नहीं होने वाला। हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सोचने से ही सब कुछ हो जाता तो आज दुनिया का हर इंसान अमीर होता। अगर आप चिंता करने की लत छोड़ दें तो आपका जीवन रातों रात बदल सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। चिंता और लापरवाह होने में एक बहुत छोटा सा अंतर है जिसे हमें सोचना होगा। अगर हम चिंता करके एक्शंस न ले तो वो लापरवाही कहलाएगा। इसलिए चिंता न करें, इसके बजाय हम एक्शंस लेना शुरू करें। चैप्टर 4 जोन ऑफ जीनियस में एक नया घर बनाना। जोन ऑफ जीनियस वो मेंटल स्टेट है जहां आप अपने काम में जीनियस बन जाते हैं। जोन ऑफ जीनियस अचीव करने के लिए हेनरिक्स कुछ स्टेप्स बताते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। जोन ऑफ इनकम्पिटेंस। आपको काम के दौरान मेहनत करनी होगी क्योंकि बहुत से लोग इसे आपसे बेहतर कर सकते हैं। जोन ऑफ इनकम्पिटेंस में हमें समझ आता है कि हमें अपने काम से चिपकना होगा, मतलब उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर हम अपने काम में जीनियस बनना चाहते हैं तो हमें यही करना होगा, वरना और भी लोग हैं जो हमसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जोन ऑफ कॉम्पिटेंस। आप ठीक हैं, लेकिन बहुत से और लोग बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। जोन ऑफ कॉम्पिटेंस में हमें समझ आता है कि अब आप काम में मेहनत करना सीख गए हैं, लेकिन अभी उस काम को और भी बेहतर किया जा सकता है। आपको सैटिस्फाइड नहीं होना है, क्योंकि जो इंसान एक बार सैटिस्फाई हो गया उसकी ग्रोथ रुक जाती है और अब वो एवरेज लोगों में गिना जाने लग जाएगा। जोन ऑफ जीनियस। आप सचमुच दुनिया में बेस्ट हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप टॉप के 1 से 2% लोगों में आ जाएंगे जो अपने काम में जीनियस बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लगातार चीजें सीखते रहे और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहे तो जोन ऑफ जीनियस में बने रहेंगे, वरना आपकी जगह कोई और आ जाएगा। चैप्टर 5 जोन ऑफ जीनियस में जीना। जोन ऑफ जीनियस में कैसे भी बने रहना है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब बहुत सारे लोग आपको गिराना चाहेंगे और आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे, लेकिन आपको अपने जोन में बने रहना है। इसके लिए हेनरिक्स इस चैप्टर में कुछ जरूरी पॉइंट्स बताते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। बॉक्स से बाहर निकल करके सोचे और उन पर एक्शन ले। हेनरिक्स बताते हैं कि जब वो एक कंपनी में जॉब करते थे तो उनका एक दोस्त था जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था और बहुत अच्छे विचार रखता था, लेकिन उनको वही मिलता था जो औरों को मिल रहा था, क्योंकि वो अपने थॉट्स पर कभी भी एक्शंस नहीं लेते थे और सिर्फ बातें करते थे। इस कहानी से हेनरिक्स हमें ये बताना चाहते हैं कि अच्छे प्लान्स और थॉट्स तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अगर हम उन पर एक्शंस नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने प्लान्स पर एक्शन भी लेना होगा। मेडिटेशन की आर्ट सीखें और अपने अच्छे विचारों को कभी न जाने दें। मेडिटेशन की आर्ट का मतलब है कि हमें फोकस्ड होना सीखना पड़ेगा। हमें अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। ज्यादातर समय हम खुद ही चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ना कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। अपनी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए सबसे अच्छी चीज है टाइम टेबल या स्केड्यूल। अपने टाइम टेबल में आप सोने से लेकर उठने तक हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी लिखें और हर चीज का एक टाइम फिक्स करें और एक चीज को एक दिन में ज्यादा बार रिपीट न करें। अपने आप को एंटरटेन करने के लिए 45 मिनट से ज्यादा का टाइम न दे, वरना आपका उठने का मन नहीं करेगा। यहाँ पर हेनरिक्स हमें एक और चीज सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अपने थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर न जाने दे। इसके लिए वो बताते हैं नोट मेकिंग करना। वो कहते हैं कि आप अपने साथ हमेशा एक छोटी डायरी रखें जिसमें आपको जैसे ही कोई अच्छा प्लान या थॉट दिमाग में आए तो उसे जल्दी से उस डायरी में लिखें, जिससे कि आप उन अच्छे प्लान्स या थॉट को भूलेंगे नहीं। वो ये भी कहते हैं कि जब आप किसी चीज को लिख देते हैं तो उस काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। खुद को मोटिवेट करें। आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड की टॉप में जो भी इंसान है, आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं। उनको फॉलो करें, उनको समझने की कोशिश करें और ये पता लगाएं कि जो गलती उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग में की थी वो गलती आप न करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनकी आइडियोलॉजी मतलब उनके माइंडसेट को समझिए। चैप्टर 6 आइंस्टाइन के समय को जिए। आइंस्टाइन के समय में जीना का मतलब ये नहीं है कि आप आइंस्टाइन के जमाने में चले जाएं।
इसका मतलब है कि जैसे आइंस्टाइन के जमाने में वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वैसे ही आप भी अपने टाइम में कुछ बड़ा करें। हेनरिक्स आइंस्टाइन का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि उनको आज भी दुनिया में उनके कामों की वजह से याद किया जाता है। हेनरिक्स आइंस्टाइन की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आइंस्टाइन को साइंस की फील्ड में उनके की वजह से नोबेल प्राइज मिला था, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता जल्द ही मिलेगी। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और ढंग से काम करने के लिए आपको अपने आप को टाइम के साथ अपडेट रखना होगा। समय में बहुत ताकत है, वो किसी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हमें अपने आप को समय के साथ नई चीजों को अडॉप्ट करना होगा और उन्हें सीखना पड़ेगा। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। जब इंडिया में स्मार्टफोन आया तो लोगों को वो ज्यादा पसंद नहीं आए। उनका कहना था कि इतना बड़ा और महंगा फोन भला कौन रखेगा। शायद यही कारण था कि इंडिया में स्मार्टफोन को आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन कुछ सालों बाद इसकी मांग इंडिया मार्केट में इतनी बढ़ी कि आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और अब तो शायद ही कोई होगा जिसके पास स्मार्टफोन न हो। आप ये समरी भी शायद अपने फोन में ही पढ़ रहे होंगे। ठीक उसी तरह कोविड से पहले लोग ऑनलाइन पेमेंट या बैंकिंग से घबराते थे, लेकिन जैसे कोविड आया, गवर्नमेंट ने कैशलेस पेमेंट करने को कहा तो लोगों ने नेट बैंकिंग शुरू कर दी और अब तो हर दूसरी पेमेंट ऑनलाइन होती है। इन सभी एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हमें अपने आप को समय के साथ अपडेट कर लेना चाहिए। समय की सही समझ पाने से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। इस लाइन से हमें समझ आता है कि समय की सही समझ से हमारी टेंशन कम हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें समय को समझने के लिए समय से रिलेटेड किताबें पढ़नी होगी। यहाँ पर समय को समझने का मतलब है कि समय की इम्पोर्टेंस को समझना, अपने समय पे कंट्रोल रखना। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछे, उन्हें अपने दिन का हर घंटा मालूम होता है कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो अपना समय डिवाइड करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। अगर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपना समय मैनेज करना आना चाहिए। आइंस्टाइन के समय को पाने के लिए हमें अपने समय को 100% यूटिलाइज करना होगा। हेनरिक्स बताते हैं कि वो अपनी लाइफ में काफी सारे बड़े लोगों से मिले, लेकिन उनको डेल कंपनी के फाउंडर माइकल डेल की एक बात बहुत अच्छी लगी, जिसको उन्होंने आगे अपनी लाइफ में उतारा। वो बताते हैं कि माइकल डेल को अपने समय की वैल्यू पता थी, इसलिए वो अपने दिन का जो हिस्सा मीटिंग्स के लिए देते थे वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स पे ही फोकस करते हैं। अगर वो मीटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त वो कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे, चाहे वो चाय पीना ही क्यों न हो। इससे हेनरिक्स को समझ आया कि माइकल डेल कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय पर एक से ज्यादा काम करना। माइकल डेल मल्टीटास्किंग नहीं करते, इसलिए वो अपने समय को 100% इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आपको भी अपने समय को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है तो आप भी मल्टीटास्किंग न करें और एक समय पर एक ही काम को पूरे फोकस के साथ करें। चैप्टर 7 रिश्तों के दिक्कतों का उपाय निकालें। इस चैप्टर में हेनरिक्स हमें समझाते हैं कि कैसे आप एक हेल्थी रिश्ते बना सकते हैं और उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें वह हमें यह भी समझाते हैं कि रिश्ता हमेशा वही नहीं होता कि जब आप किसी लड़के या किसी लड़की के साथ रिलेशन बनाओ। जब आप बिजनेस करते हैं तो उसमें जो आपके पार्टनर होते हैं उनके साथ भी आपको एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है, ताकि काम लंबे समय तक अच्छा चलता रहे। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। कौन सही है, कौन गलत, ये छोड़कर प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को दोषी मानते हैं और वो ये नहीं सोचते कि असलियत में आखिर प्रॉब्लम क्या थी। ये सब होता है हमारी ईगो की वजह से। इंसान सोचता है भला मैं किसी को सॉरी क्यों बोलूं, मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। आज की जनरेशन में तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है। वो अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। कुछ लोग तो अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें और हमेशा खुद ही झुकते रहे। आपका काम है प्रॉब्लम को समझकर अच्छे से सॉल्व करना,
ना कि सिर्फ इस बात पर लड़ते रहना कि गलती किसकी है। हेल्थी रिलेशनशिप्स केवल बराबरी की सोच वालों के बीच मौजूद होते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप चाहे वो किसी के भी साथ हो, वो तभी सफल होता है जब आप दोनों तरफ से गिव एंड टेक कर रहे हो, क्योंकि अगर एक इंसान ही सब कुछ करेगा तो वो कोई रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा। एक हेल्थी रिलेशनशिप तभी बन पाएगा जब आप मिल बैठकर काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं, तो अगर आप सेल्स का काम देखते हैं तो आपके पार्टनर को मैन्युफैक्चरिंग का काम देखना होगा, ताकि आप दोनों एक साथ कंपनी को साथ बड़ा कर सके। हेनरिक्स कहते हैं कि वह अपने इतने लंबे करियर में बहुत से बड़े लोगों के साथ मिले और उनमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो यही है कि वह एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बना पाते। इसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो काम आपको दिया जाए उससे डिफरेंट काम आपके पार्टनर को दिया जाना चाहिए, ताकि आप उनके काम में दखल ना करें और वह आपके काम में दखल ना करे, और आखिरी में आप दोनों अपने अपने काम की रिपोर्ट दीजिए। उससे यह पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने काम को अपने तरीके से किया, आपने अपने काम को अपने ढंग से किया। जब आप दोनों इसी तरह कंपनी के दो अलग अलग काम करेंगे तो कंपनी जरूर बढ़ेगी। तो दोस्तों, द बिग लीप किताब से हमने सीखा कि हमें अपने समय को 100% इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो 24 घंटों की एनर्जी हमें आज मिली है वो कल नहीं मिलेगी। हमने सीखा कि हमें अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, हमें अपना जोन ऑफ जीनियस बनाना चाहिए। अपने रिलेशंस को औरों के साथ बनाए रखने के लिए हमें गिव एंड टेक करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सीख जो हमने इस किताब से सीखी वो है कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए अपने थॉट्स पर एक्शन लेना होगा और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। ये हेनरिक्स द्वारा द बिग लीप सेल्फ इम्पोज्ड सीमाओं की पहचान करने और उन पर काबू पाने के द्वारा अधिक से अधिक सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए एक इंसाइटफुल और व्यावहारिक गाइड है। हेनरिक्स बताते हैं कि कैसे सफलता, आत्मसंदेह और नकारात्मक विश्वासों का हमारा डर हमें वापस पकड़ सकता है और इन पैटर्न से मुक्त होने के लिए शक्तिशाली टूल्स प्रदान करता है। एक स्पष्ट लेखन शैली और आकर्षक उपाख्यानों के साथ किताब अबंडेंस और एक अच्छा जीवन बनाने के लिए एक्शनेबल सलाह देती है। कुल मिलाकर द बिग लीप किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की तलाश में है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा ऑडियो बुक से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं और एक नया समरी के साथ। धन्यवाद।